नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मैनिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जुलाई 2020 का द हिंदू समाचार पत्र। उससे पहले हम चलते हैं कल के प्रश्नों की तरफ। तो कल का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ पे जब्त की गई है? तो ईरान में सबसे ज़्यादा अफीम जब्त की गई है। ये ऑप्शन सही हो जाता है। हाल ही में किस देश के परमाणु संयंत्र पर धमाका हुआ है? तो ईरान के परमाणु संयंत्र पर धमाका हुआ है। तो ये ए ऑप्शन फिर से सही हो जाता है। नाबार्ड के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जी.आर. चिंतला को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, बिल्कुल सही है। ये ज़रूरतमंद किसानों एवं ग्रामीणों को प्रत्यक्ष ऋण देती है। तो प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है बल्कि ये अप्रत्यक्ष ऋण देती है, ये गलत हो जाता है। यानी कि ये ऐसी एजेंसियों को ऋण देती है जो ग्रामीणों और किसानों को ऋण देते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। ये थी कल के न्यूज़पेपर संबंधी प्रश्नों की डिस्कशन। अब हम चलेंगे आज के अपने समाचार पत्र की तरफ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आर्मी पुल्स बैक 1.5 किलोमीटर फ्रॉम क्लैश साइट। तो जैसे डिसंगेजमेंट चल रहा है, तो कल चाइनीज़ आर्मी ने जो गलवान घाटी में जो क्लैश साइट थी वहाँ से पीछे घटी थी। अभी आर्मी ने भी पीछे हटा है। तो उद्देश्य क्या है कि आईबाल टू आईबाल कांटेक्ट ना हो, मतलब क्या है कि आमना सामना एग्जैक्ट ना हो। तो जैसी स्थितियाँ आई थी कि 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे, तो ऐसा मुठभेड़ होगा ही नहीं, क्योंकि अभी क्या है, लगभग दोनों सेनाओं के बीच में 4 किलोमीटर तक का दूरी है। यानी 2-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर लगभग दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं जहाँ पर घटना हुई थी। और अभी क्या हुआ है उसके पीछे, मतलब पहली जो आपका लगभग पहला 1.5-2 किलोमीटर है, वहाँ पर 30 जवान से ज़्यादा नहीं तैनात किए जा सकते हैं। और उसके बाद लगभग 1 किलोमीटर बाद 50 जवान, यानी कि 6 किलोमीटर की दूरी में केवल 80 जवान ही तैनात किए जा सकते हैं। जब जवानों की संख्या कम कर दी जाएगी तो मुठभेड़ की संभावना भी कम रहेगी। तो अभी इसलिए तात्कालिक रूप से, टेम्परेरी रूप से ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो, उसके लिए इस हद तक पहुंच गए हैं और वार्तालाप काफ़ी सकारात्मक दिशा में चल रही है। लेकिन एक प्रश्न ये भी बताया जा रहा है, एक डिफेंस एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया है कि अगर कोई परमानेंट पैक्ट नहीं होता है, कोई समझौता नहीं होता है, तो अभी जिस स्थितियों पर भारत पीछे गया है, तो ऐसी स्थिति में जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, यानी कि जो पेट्रोल पॉइंट 14 है, वहाँ पर जो पेट्रोलिंग का अधिकार है भारतीय सेना का, वो जा सकता है। तो यानी कि मतलब अगर ऐसे अधिकार नहीं जाना है तो एक परमानेंट पैक्ट साइन करना पड़ेगा दोनों लोगों को। अगली न्यूज है, सेंटर टू ले डाउन वैक्सीन ट्रायल नाम्स। तो जैसे भारत बायोटेक और अन्य आईसीएमआर के मिल के साथ एक कोवैक्सीन नाम का वैक्सीन कैंडिडेट ट्रायल करने के लिए जो आदेश उसको मिल गया डीसीजीए द्वारा। तो अभी क्या है कि जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस, नॉर्मल सिचुएशंस में आपका जो वैक्सीन का ट्रायल होता है वो 2-3 साल 5 साल तक लगते हैं वैक्सीन को सारे स्टेजेस में ट्रायल करके उनको वेरीफाई करके। जैसे फेज़ 1 ट्रायल होता है, जानवरों पे होता है, फिर एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल्स पे होता है, फिर थोड़ा और ज़्यादा बड़े समूह पर होता है, फिर भीड़ पे होता है। तो ऐसे 3-4 स्टेजेस में ट्रायल होता है। लेकिन अभी कोविड-19 देख रहे हैं कैसे आग की तरफ फैल रहा है। तो अभी कुछ सिचुएशंस ऐसी डिमांड कर रही हैं कि इनको कुछ इसेंशियल ट्रायल्स हों, मतलब जल्दी से जल्दी ट्रायल करके वैक्सीन को जल्दी से जल्दी रेडी किया जाए। तो इमरजेंसी गाइडलाइंस जारी करने जा रहा है सेंटर, ताकि वैक्सीन जल्दी से प्रिपेयर हो सके। तो अभी बात भी की थी, बल्कि आईसीएमआर ने उद्देश्य भी रखा है कि हो सकता है 15 अगस्त तक वैक्सीन अवेलेबल हो जाए। तो देखते हैं इससे क्या होगा। तो मतलब इमरजेंसी ट्रायल नॉर्म्स रखेंगे तो जिससे वैक्सीन जल्दी से जल्दी सर्टिफाइड की जा सकेगी। अगली न्यूज है, सीबीएसई रिड्यूसेस सिलेबस बाई 30%। तो जैसे सीबीएसई एग्ज़ाम कराने जा रहा है, तो उसने क्या किया है, इस वर्ष के सिलेबस को 30% से कम कर दिया है। क्योंकि इस वर्ष का जो सत्र है, वैसे ही आप देख रहे हैं काफ़ी सिकुड़ गया है लॉकडाउन की वजह से। तो जब सत्र सिकुड़ गया है, समय भी कम मिलेगा, तो बच्चों का जो सिलेबस है उसको 30% तक घटा दिया गया है, 9 से 12 तक के लिए। लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, उनको वैसे रखा गया है, ये एचआरडी मिनिस्टर ने बताया। अगली न्यूज है, बिग फ्लाई गोल्डन बर्डविंग इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट बर्ड फ्लाई। तो पहले माना जाता था कि सदर्न बर्डविंग एक बटरफ्लाई है, एक तितली है सदर्न बर्डविंग नाम से, वो माना जाता था कि भारत की सबसे बड़ी तितली है। लेकिन अभी एक खोज की गई जिसमें पाया गया कि गोल्डन बर्डविंग सबसे बड़ी तितली है, ना कि सदर्न बर्डविंग। तो ये चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कभी। अब ये सब लोकल न्यूज़ है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी हो जाती है,
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है 12 ऑफिशियल्स ऑफ एलजी पॉलीमर्स अरेस्टेड। तो जो आपको विशाखापत्तनम में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें लगभग 12 लोग की मृत्यु हो गई थी, तो उसमें जो है संबंध में कल जो है एक 4000 पन्ने की रिपोर्ट सौंपी गई आंध्र प्रदेश सरकार को एक्सपर्ट पैनल द्वारा। तो उस रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए 12 जो कर्मचारी थे, 12 ऑफिशियल्स थे एलजी पॉलीमर्स को, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है उनकी गलतियों की वजह से। यानी कि जो ये एलजी पॉलीमर्स कंपनी थी, इसकी मिस्टेक्स की वजह से 12 लोगों की जान गई है, तो अभी 12 ऑफिसर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है डेमोलिशन ऑफ ओल्ड सेक्रेटेरिएट बिगिंस इन तेलंगाना। तो तेलंगाना सरकार ने निर्णय लिया है कि जो पुराना सचिवालय है तेलंगाना सरकार का, उसको तोड़ के नया ऐसा बढ़िया भव्य सचिवालय बनाया जाएगा जो अग्नि सुरक्षा मानकों से और अन्य सुरक्षा मानकों से लैस होगा, ताकि ये बेहतर हो और जो है सुरक्षित भी हो। तो अभी जो है तेलंगाना का जो सचिवालय है उसको गिरा के नया सचिवालय बनाने के कार्य शुरू हो गया है। टॉप प्रायोरिटी टू कंप्लीट स्ट्रेटजिक रोड्स। तो जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने बताया है कि जो बॉर्डर रोड जो अभी भारत चीन सीमा गतिरोध चल रहा है, उसके संबंध में जो है इन्होंने एक मीटिंग करते हुए बताया है चीज़ों को, कि जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, ये पहले तो जान लीजिए क्या कार्य करती है। जो बॉर्डर क्षेत्रों में जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स होते हैं करती है, जैसे बॉर्डर क्षेत्रों में रोड बनाना होगा या ग्रामीण लोग जो भी बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनको कोई सुविधाएं देना हो गया, उनके लिए सैनिटेशन और जो है ये सब चीज़ें। तो जो भी मतलब बॉर्डर के आसपास क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है, खास करके बॉर्डर रेंज पे पहुंचने के लिए रोड्स हो गई, आर्मी के लिए जो भी और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करता है। ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हालांकि रोड भी बनाता है, और रोड आप सोचेंगे तो सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आप ऐसा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आपका रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अभी देखिए एक रोड बना रहा था दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड, ये आपका लगभग 255 किलोमीटर रोड है। ये रोड आपका लद्दाख क्षेत्र में ऐसे क्षेत्रों से जाकर गुजरेगी जो पहले भारत से रोड से कनेक्टेड नहीं थे। तो रोड से कनेक्टेड नहीं होने की वजह से हमारी सेनाएं जो है अपनी सीमा के अंतिम स्थल तक नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से ये भी एक कारण था कि 1962 के युद्धों में हम जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से हम जो है काफ़ी हमको नुकसान झेलना पड़ा था। तो अभी ऐसा भविष्य में नुकसान ना हो कि जो बॉर्डर से पहुँचने के लिए एकदम पॉइंट टू पॉइंट, एंड टू एंड हमारी रोड्स डेवलप हों, इसके लिए ऐसी रोड्स डेवलप कर रहा है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से सारे बॉर्डर एरियाज में। तो अभी क्या हुआ है, जो दारबुक सियोक दौलत बेग ओल्डी रोड बनाया जा रहा था, खास करके इसी वजह से इसकी एक लिंक रोड भी था जो गलवान नाला पे जाके जुड़ता था। तो इससे क्या होता था, गलवान क्षेत्र में भी जो है हमारी सेनाएं विदिन 10-15 मिनट पहुंच जाती थी, मतलब तेज़ी से पहुंच जाएंगे ऐसा होगा। तो इसी से चाइना को आपत्ति था, और कहा जा रहा है कि यही एक कारण है जो भारत चाइना फेस ऑफ अभी चल रहा है, इसका एक रीज़न यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है भारत, इसी से चाइना का पेट दर्द हो रहा है। तो अभी रक्षा मंत्री जी ने कहा है हमारे कि जो है ये रोड जो है फिर से बनाना स्टार्ट हो गई है, और लगभग 75% काम इसे पूरा हो गया है, और जल्द ही शेष कार्य भी पूरा हो जाएगा। तो मतलब ये है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए रहेंगे तो हमारी सेनाएं ईजिली डिप्लॉयड हो जाएंगी, तुरंत ही तैनात मौके पे पहुंच जाएंगी। और भी जैसे वहाँ पर चुनौतियाँ होती हैं लद्दाख क्षेत्र में कि बर्फ़ होती है, वहाँ फिसलने का डर होता है, मास मूवमेंट्स का डर होता है। तो ऐसे स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप करने की बात चल रही है, जैसे कि उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज प्रयोग की जाएंगी, और जियो टेक्सटाइल्स प्रयोग किए जाएंगे, प्लास्टिक्स प्रयोग किए जाएँ, ताकि यहाँ बर्फ़ पे स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, चाहे वहाँ पे फिसलन हो चाहे जो हो, ऐसी चीज़ें ना हो। तो ये बात बताई है रक्षा मंत्री ने। यूएस स्टैंड्स ऑन काटसा अनचेंज्ड। तो जैसे भारत ने अभी जो है निर्णय लिया है कि लगभग 21 मिग-19 फाइटर जेट्स रसिया से लेंगे और 12 सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट लेंगे, यानी कुल मिलाकर 33 नए विमानों की खरीद का डील जो है साइन किया है हमारे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। तो इसके बाद जो है यूएसए ने फिर से जो है एक याद दिलाया है इंडिया को, मतलब इनडायरेक्टली इंडिया को ही कहा है एक तरह से। वहाँ पे यूएसए का एक कानून है काटसा, काउंटरिंग एडवर्सरीज एक्ट थ्रू सैंक्शंस एक्ट ना। तो काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि क्या इस एक्ट के प्रावधान इस प्रकार हैं कि जो भी देश ऐसे जो भी मतलब अमेरिका के दुश्मन देशों से जो भी देश कुछ खरीदारी करते हैं, डील्स करते हैं, तो अगर ऐसे करते हैं तो उनको उन पर सैंक्शंस लगाया जा सकता है। तो आप जानते हैं रसिया से हमेशा दिक्कत होती है अमेरिका को, तो जब हम रसिया से ऐसे 33 फाइटर जेट्स खरीदेंगे तो अमेरिका जो है इस काटसा एक्ट का प्रयोग कर सकता है। तो ये चीज़ अमेरिका ने धमकी दी है।
तो हालांकि जो है 2018 में एक वेवर भी दिया गया था कि जो है यूएस प्रेसिडेंट चाहे तो 2019 के कोई 2019 के कोई भी डील को केस बाय केस कार्डसा अधिनियम से वो छूट दे सकती है। तो लेकिन ये भी संकेत दिया है बार बार यूएसए ने कि इसका मतलब ये ना समझे कि इंडिया को छूट मिलेगी। तो हालांकि हमारी सॉवरेनिटी है, हम जो है अपने एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमको किसी दूसरे देश के कानून से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और निश्चित तौर पे इंडिया इस डील को लेकर आगे बढ़ेगा। अगली न्यूज़ है आपकी वी कांट लेट पैंडमिक स्टॉप अस, हर्षवर्धन। तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बता रहे हैं कि भाई किसी महामारी की वजह से हम शून्य पर रुक तो नहीं सकते हैं, और ये भी बताए हैं कि हम अन्य देशों से काफ़ी बेहतर लड़ रहे हैं। जैसे कि मोर्टेलिटी रेट हमारे यहाँ मृत्यु दर केवल 2.78% है। अगर 100 लोगों को कोविड इफेक्टेड है कि उसमें से केवल 2.78 लोग ही की मृत्यु हो रही है। इन्होंने कई अचीवमेंट्स गिनाई, जैसे कि हमने 100 से ज़्यादा देशों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सप्लाई किया। हम जो है सीज़ पे, पोर्ट्स पे, एयरपोर्ट्स पे, हर जगह जो भी लोग एंट्री कर रहे हैं उनका जांच कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विलांस कर रहे हैं। और वर्तमान में 100 से ज़्यादा पीपीई किट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमारे भारत में है जो 5 लाख से ज़्यादा पीपीई किट प्रतिदिन निर्माण कर रही हैं। एंड 95 मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सारे निर्माण भारत में हो रहे हैं और हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि भारत जो है रुक तो नहीं सकता है किसी पैंडेमिक से, और हम लगातार काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हमको किसी पैंडेमिक की क्षमता नहीं है हमको रोक ले। अगली न्यूज़ है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन एटलीस्ट 6 मंथ्स अवे। तो जैसे कि अब कोवैक्सीन नाम की एक भारत बायोटेक द्वारा वैक्सीन तैयार की जा रही है, जिसका जो है गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स रिलीज़ करके जल्दी से जल्दी इस वैक्सीन को निर्माण करवाए। तो एक वैक्सीन और भी है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप कर रही है, और हमारी इंडियन कंपनी है एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो भी इसके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं अदार पूनावाला, उनसे पूछा गया, न्यूज़ एजेंसियों ने पूछा तो बताया उन्होंने कि भाई हम कोई जल्दी में नहीं हैं, हमको जो है जल्दी से जल्दी नहीं पार करना है कि बहुत जल्दी पा जाए। हमको सबसे प्राथमिकता है हमारे लिए सुरक्षा और उसकी कितनी उपयोगिता होगी वैक्सीन की। अभी ये वैक्सीन जो डेवलप कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड कोविड-19 वैक्सीन, ये फेज़ 3 ट्रायल में है, यानी ह्यूमन ट्रायल स्टेज में है, और लगभग 8000 से ज़्यादा लोगों को यूके में, यूनाइटेड किंगडम में इसका ट्रायल होगा। तो वही अदार पूनावाला बोलते हैं कि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि जल्दी हम इसको बनाएं, बल्कि ये है उद्देश्य कि जब भी बने बहुत इफेक्टिव हो। तो अभी बता रहे हैं कम से कम 6 महीने लगेंगे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को डेवलप होने में। अगली न्यूज़ है एससी एडमिट्स प्ली फॉर फुल रिफंड ऑन कैंसिलेशन फ्लाइट्स टिकट्स। तो जो फ्लाइट्स हुई थी लॉकडाउन के दौरान, लेकिन बाद में लॉकडाउन लग गया, तो उनका जो है भाई वो फ्लाइट्स तो जा नहीं पाई। तो ये हुआ था कि जो फ्लाइट्स ऑपरेटर्स थे उन्होंने कहा था कि हम पैसा आपका एक जो है वॉलेट में जमा कर दे रहे हैं, आपको कैश पूरा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जो आप बाद में चाहेंगे तो कोई फ़्लाइट करेंगे तो उससे से पैसा कट जाएगा। लेकिन जो भी लोग फ़्लाइट बुक किए थे, अब वो ज़रूरी नहीं जब जाएंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं भाई हमारा पैसा वापस करो, जब हम जाएंगे तो फिर से पैसा पे करेंगे आपको। तो अभी जो है एयरलाइंस ने नहीं किया है, तो इसलिए उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं जो भी फ़्लाइट बुक किए थे लोग। अगली न्यूज़, एनआरआई डेस्परेट टू रिटर्न टू वर्क इन यूएई। तो जो एनआरआईज भारत के नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं जो यूएई में काम करते थे, तो अभी लॉकडाउन की वजह से और कोविड-19 की वजह से वापस आ गए थे, तो अभी वो फिर जाके यूएई में जाने के इच्छुक हैं, क्योंकि भाई कितने दिन यहाँ पर रहेंगे। वो अपने रोजगार, अपने आर्थिक स्रोतों को फिर से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, और उन्होंने निवेदन किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जल्दी यूएई से बात करके हमको भेजा जाए। कमांड पोस्ट रूलिंग विल बी फॉलोड सून, सेंटर गेट्स एक्सटेंशन ऑफ 1 मंथ। तो 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा था कि जो महिलाएं हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आर्मी में भर्ती हुई हैं, मिलिट्री में, या फिर जो मतलब सेना में भर्ती हुई हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू। शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होती है, जो छोटे लघु अवधि के लिए, यानी 10 सालों के लिए होती है और एक्सटेंड करके 15 साल तक अधिकतम हो सकती है। तो जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो महिलाओं को अभी तक भर्ती होती थी, लेकिन परमानेंट जो है रिक्रूटमेंट नहीं होता था महिलाओं का ऑफिसर्स के तौर पे। तो अभी बोला गया है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशंस की महिलाएं हैं इनको परमानेंट नहीं किया जाता था, जबकि यहीं पे पुरुषों को कर दिया जाता था। तो इन एक केस लड़ा, फिर केस निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 17 को कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिलाएं हैं इनको भी पुरुषों के समान हक दिया जाए और इनको भी परमानेंट करने का अधिकार होना चाहिए। तो अभी तक सेंटर ने ये डिसीजन इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो सेंटर को 1 महीने का और एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये चीज़ न्यूज़ बताई गई, कवर कर गई है। अगली ग्लोबल न्यूज़ है आपकी, चाइना सेंसस इंटरनेट इन हांगकांग।
तो चाइना ने जो नया सिक्योरिटी लॉ पास किया जिसके अंतर्गत हांगकांग पे वो कड़े कानून अपने इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, तो उसके अंतर्गत जो है इंटरनेट बंद करने का भी प्रावधान चाइना ने किया है। तो यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी लोकतंत्र की हत्या करते जा रहे हैं और चाइना जैसे मेन लैंड चाइना में रूल होता था उसी टाइप कर रहे हैं। अगली जो टिकटॉक में भी बैंड इन यूएस सेज पॉम्पियो, तो जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पियो यूएसए के, वो कह रहे हैं टिकटॉक को जैसे इंडिया में बैन किया गया है यूएसए में भी बैन किया जा सकता है। अगली न्यूज है ब्रिटिश पीएम अंडर फायर फॉर ब्लेमिंग केयर होम्स। तो जो ब्रिटेन के पीएम है बोरिस जॉनसन, उन्होंने बताया है कि जो भी लगभग 44,000 मौतें वहाँ पे हो चुकी हैं ब्रिटेन में, जिसमें से 20,000 ऐसे वृद्ध लोग जो वृद्धाश्रम में रह रहे थे वहाँ पे मौतें हुई हैं। तो उन्होंने वृद्धा आश्रमों को जो है आलोचना की थी कि अच्छे से केयर नहीं की, जबकि विपक्ष ने उनकी ही आलोचना की कि आपने समय पे पीपीई किट नहीं उपलब्ध कराया, आपने टेस्टिंग नहीं कराई, तो आप दूसरे गलती कैसे दे सकते हैं। अगली न्यूज है जायर बोल्सोनारो टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं जायर बोल्सोनारो, उनको वो भी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। यूएस किलिंग ऑफ ईरान जनरल अनलॉफुल सेज यूएन एक्सपर्ट। तो यूएन के एक एक्सपर्ट है जिन्होंने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें बताया है कि जो यूएसए ने जो है अभी कुछ महीनों पहले जो ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी इराक में, ये अनलॉफुल है, इलीगल है, ये गैर जो है कानूनी है, ये बताया है अभी। अगली न्यूज है माइनिंग जियंट टोल्ड टू पे $2 बिलियन फॉर आर्कटिक स्पिल। तो एक रशियन कंपनी है जो पिछले महीने आप जान रहे होंगे कि वहाँ पे वो मतलब ड्रिलिंग करती है। तो आर्कटिक क्षेत्र जो है आपका यानी उत्तरी ध्रुव पे जो आर्कटिक क्षेत्र है वहाँ पे वो ड्रिलिंग कर रही थी, जिसके बाद ऑयल स्पिल हो गया, यानी कि जो तेल का रिसाव हुआ और जो आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक सागर है आपका वहाँ पर बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हुआ जिससे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान हुआ। तो अभी उसको $2 बिलियन की पेनाल्टी लगाई गई है। ये जब उसका 1 वर्ष का पूरे जो लाभ का है 1/3 हिस्सा है जितना उसने प्रॉफिट कमाया था। अगली न्यूज है एयर स्ट्राइक्स इन इडलिब अमाउंट्स टू वार क्राइम। तो इडलिब सीरिया की एक जो है शहर है, उसमें सीरिया की जो सीरियन गवर्नमेंट और रशियन प्लेन्स ने मिलकर एयर स्ट्राइक्स की है। तो वही बताया जा रहा है कि वो एक वार क्राइम की तरह है। तो यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हो जाता है इडलिब शहर कहाँ पर है, तो सीरिया में है, ये हमको जानना है। और जापान में अभी बाढ़ आए हैं भी आप जान लीजिए, फिलहाल जानते ही होंगे चूँकि जापान एक आइलैंड कंट्री है। सेंटर वोंट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर लेवी ऑन फॉरेन ई कॉमर्स फर्म। तो अभी जो 2020-21 का बजट आया था तो उसमें सेंटर ने 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगाया था, इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया था किस पर, ई कॉमर्स कंपनियों पर, जैसे गूगल हो गया, अमेज़न हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सारी कंपनियों पर बोला था कि जो है आप जो है एडवर्टीज़मेंट करते हो, आप जो है जैसे गूगल है, गूगल का उदाहरण लेते हैं तो गूगल कंपनी कहाँ पर रजिस्टर्ड है, अमेरिका में, लेकिन ऑनलाइन ये तो ऑनलाइन कंपनी है। गूगल का कोई ऑफिस हालांकि इंडिया में नहीं है, लेकिन आप भी देखते हो हर इंडियन यूज़ करता है गूगल, और गूगल पे जो डाटा हम कंज्यूम करते हैं उससे गूगल को इनकम होती है, और गूगल जो है एडवर्टीजमेंट भी करता है हम लोग को जो है कस्टमर्स को मान के, और एडवर्टीजमेंट भी करता है, उसका भी पैसा गूगल को मिलता है। लेकिन गूगल कोई भी टैक्स इंडिया में नहीं पे करता है। तो इसी प्रावधान के लिए कि भाई जब गूगल हमारे यहाँ से हमारे कस्टमर से जो है प्रॉफिट कमा रहा है तो इंडिया में टैक्स भी तो इसे देना चाहिए। तो इसी प्रॉफिट से इसी पर्पज से 2% का इक्वलाइजेशन टैक्स या इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया था ऐसी ई कॉमर्स कंपनियों के ऊपर। तो अभी क्या हुआ है, तो ये जो है जो डेडलाइन रखी गई थी कि पहली इंस्टॉलमेंट इनको 7 जुलाई को भर देना है, तो लेकिन अभी बहुत ही कम कंपनियों ने भरी है। तो बताया ये है कि अगर ये नहीं भरती टाइम पे तो इन पे वो भी लगाया जाएगा, तो मतलब कि इन पे पेनल्टी भी लगाई जाएगी 1% पर मंथ की इंटरेस्ट रेट से। अगर और भी समय लगता है तो मतलब इनका जो पेनल्टी होगी जितना इक्वलाइजेशन लेवी है उसका उतना और भी पेनल्टी लगेगी। तो ये बात बताई गई, ये हमने देखा इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में। अगली न्यूज है इंडोनेशिया सेट्स 10% वैट ऑन गूगल नेटफ्लिक्स। तो इंडोनेशिया ने 10% का वैल्यू एडेड टैक्स लगाया है गूगल और नेटफ्लिक्स पे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। ई कॉमर्स कंपनियों को भी, जो कि अब विदेशों में दूसरे देशों में टैक्स नहीं देती थी, वो उनको भी टैक्स लेने पे काफ़ी देश इस समय बढ़ रहे हैं। जैसे आपका गाफा टैक्स है फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी इससे कहा था। इंडिया ने 2% का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया है। इंडोनेशिया का न्यूज़ अभी हमने पढ़ा ही। गवर्नमेंट लिफ्ट्स कर्ब ऑन हैंड सैनिटाइजर फेस मास्क।
तो जो हैंड सैनिटाइजर्स और फेस मास्क थे पहले जो है लगभग 1-2 महीने पहले काफ़ी कम मात्रा में होते थे, उनको अब मनमानी दामों पर बेचा जाता था, जिसके बाद जो है गवर्नमेंट ने इन सामानों को, हैंड सैनिटाइजर्स को और फेस मास्क को एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 के अंतर्गत रख दिया था। इसके अंतर्गत रखने से क्या होता है कि ये जो भी वस्तुएं इस लिस्ट में आ जाती हैं एसेंशियल कमोडिटीज़ में, उनका दाम जो है मनमाने रूप में नहीं बेचा जा सकता है, जिससे क्या है कि आम लोगों को काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन अभी जो है हमारे हैंड सैनिटाइजर्स या फेस मास्क हैं अब ये खूब बड़ी मात्रा में तैयार हो रहे हैं, तो हमें कोई शॉर्टेज की दिक्कत नहीं है, और जब कंपटीशन भी रहेगी दाम अपने आप से कंट्रोल हो जाएंगे। तो अभी गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 से हैंड सैनिटाइजर्स को और फेस मास्क को हटा लिया है। तो ये बात थी, ये न्यूज़ थी। EU फोरकास्ट डीपर रिसेशन दिस ईयर, तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने बताया है कि यूरो जोन की इकोनॉमीज हैं लगभग जो लगभग 8.7% तक सिकुड़ेंगी। तो यूरो जोन क्या होता है? ऐसे यूरोपीय देश जो यूरो को एक कॉमन करेंसी के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया है उसको यूरो जोन कहते हैं। तो ये बताया है यूरोपियन यूनियन ने। अगली एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपका, कोविड-19 हॉस्पिटल्स इन कोलकाता अलॉट्स बेड फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो जो कोलकाता के कोविड-19 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसने एक पहला देश का हॉस्पिटल है जिसने ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए स्पेशली बेड अलॉट किया है। हर मेल और फीमेल वार्ड में 2-2 बेड अलॉट किया है शुरुआत में। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज की। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। सॉरी, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस मंत्रालय के अधीन आता है? सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, व्यापार मंत्रालय। काटसा किस देश का कानून है? ईरान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। बजट 2020-21 में ई कॉमर्स कंपनियों पर कितने प्रतिशत का इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है? 2%, 4%, 5%, 10%। तो ये थी मेरी आज की न्यूज़पेपर डिस्कशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।